Good morning to all. I'm Bhanu Chaudhary. Welcome you all in the third part of classification of element and periodicity in properties. Today we are going to learn about the modern periodic table. So before we are going to start modern periodic table, first of all I should know what is the modern periodic law. And modern periodic law means if we arrange the element in order of their increasing atomic number. अगर मैं elements को increasing order of their atomic number रख देता हूँ, then their physical and chemical properties repeat after certain regular interval, and this is the modern periodic law. So I have to start with the modern periodic law. Modern periodic law, it states that, or it says that all the physical and chemical properties of all the elements are the periodic function of the atomic number, their atomic number. ये कह रहा है कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, यानी कि एटॉमिक नंबर पे उसकी पीरियोडिसिटी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है दैट मींस इफ वी अरेंज एलिमेंट्स in order of their increasing atomic number, then all the physical and chemical properties, of elements repeat after certain regular interval. मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स को इस तरह से रखा कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता चला, इंक्रीज होता चला जाए। पहले कम एटॉमिक नंबर वाला, फिर थोड़ा ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला, फिर थोड़ा और ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला, फिर थोड़ा और ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला, इस तरह से रखता चला जाएगा। देन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स है उनकी जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की, वो रिपीट करेंगी, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद में वो क्या करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो रिपीट करेंगे। दिस इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझनी है। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट करेंगे। अब रीजन आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई, क्यों रिपीट करेंगी? तो इसका आंसर ये है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का रीजन ये है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिमिलर आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आ जाता है, तो इसलिए वो एक रिपीटेशन का कारण बनता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। इस बात को मैं लिख देता हूं, आपको ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी in modern periodic table. शुरू करते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि कारण बताओ, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है? सो आप लिखेंगे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
electronic configuration of elements after certain regular interval if we arrange elements in order of their increasing atomic number. If we arrange element in order of their increasing atomic number, ये कह रहा है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है एलिमेंट्स का आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आता है, सिमिलर आता है, एंड दैट इज द रीजन फॉर द periodicity. If we arrange the element in order of their increasing atomic number, अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रखता हूं तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है एलिमेंट्स का आफ्टर सर्टेन रेगुलर। एक एलिमेंट्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रखा, ठीक है, एटॉमिक नंबर को एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रखा तो मैंने देखा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर आ रहा है, तो वो एक रीजन बनता है पीरियोडिसिटी का। सो दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। आई होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपको सिंपल बताना है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेल्डिक पीरियोडिक टेबल में क्या था, जो टेबल थी उसके अंदर कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थे। ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ वर्टिकल रोज हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इनके बारे में बात कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात यह है, आपको याद रखिए जो इसका लॉ है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their increasing atomic number, सबसे पहली बात याद रखनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करा गया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के में इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक नंबर है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। सेकंड, 18 वर्टिकल कॉलम्स, कितनी 18 वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करी गई जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स drawn called groups, उन्हें क्या बोला जाएगा, ग्रुप्स बोला जाएगा। थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रोज, कितनी हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज were drawn called periods, और उन्हें क्या बोला गया, पीरियड्स बोला। तीन बातें आपको पहले याद रखनी है। पहली बात है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दूसरी बात 18 वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करे गए जिनको हमने ग्रुप्स बोला। 7 हॉरिजॉन्टल रोज ड्रॉ की गई जिनको हमने क्या बोला है, ग्रुप पीरियड्स बोला है। क्या बोला है, पीरियड्स बोला है। जो वर्टिकल रोज है उनको ग्रुप बोला है। इतनी बात समझाने का फोर्थ पॉइंट ये है कि जो मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया, ब्लॉक्स में, और 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 blocks called
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो उनमें एलिमेंट्स थे उनको क्या बोला गया? एफ ब्लॉक, डी एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक। ये आपने पढ़ रखे होंगे। एस ब्लॉक, एस पी डी एंड एफ जो होते हैं ये सब शेल्स होती हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से जो हम निकालते हैं। सो हम एक एक करके अब एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले 4 बातें पता होनी चाहिए, फिर हम बस एक एक ब्लॉक को सीरीज वाइज पढ़ लेते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। चलिए शुरू करते हैं एस ब्लॉक से। छोटा सा पहले मैं एक बार आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूँ किस टाइप की होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसमें थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। आपने भी देखी होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है कुछ इस तरह से बनाई जाती है, यहाँ पे बना देता हूँ। कुछ इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है। यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हीलियम, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम। देन एस ब्लॉक होता है ये, इसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। ये पी ब्लॉक होता है जिसके अंदर 6 वर्टिकल रोज होती है, वर्टिकल कॉलम्स होती है जिनमें 6 ग्रुप हैं। ये डी ब्लॉक होता है जिसके अंदर 10 वर्टिकल कॉलम्स होती हैं, जिन दैट मींस 10 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। और नीचे एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक के अंदर 14 वर्टिकल, कितना 14 वर्टिकल कॉलम्स होती हैं, जिसमें ऊपर वाली जो है और 2 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड को हम लेंथेनाइट बोलते हैं और सेकंड पीरियड को हम एक्टिनाइट्स बोलते हैं। बाकी धीरे धीरे हम सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एस ब्लॉक को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं एस ब्लॉक से। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक जो होता है दैट इज इन द एक्सट्रीमली लेफ्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक ऐसा होता है कुछ। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। सबसे ऊपर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसके बाद लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनको याद करने का तरीका क्या है? लीची ना खा रब कोसे फिर, लीची ना खा रब कोसे फिर, या लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। जो सेकंड है, सेकंड ग्रुप जो है, ये ग्रुप, इसे ग्रुप 1 बोला जाएगा, ग्रुप फर्स्ट, एंड दिस इज ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। स्कूटर और कार में क्या दिक्कत है? सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर? हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आपको याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो ऐसे, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 39, रुबिडियम का होता है 37, सीजियम का होता है 55 एंड फ्रेंशियम का होता है 87। अरे मुश्किल है याद करना? कुछ मुश्किल नहीं। देखो 1 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3 में 8 ऐड किया, कितना आएगा? 11 में फिर 8 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 19। अब 19 में कितना ऐड करेंगे? 18। 8 और 7, 8 और 9 7, 1 + 1 और 1 37। देन कितना ऐड करेंगे? फिर से 18 ऐड करेंगे, देन 55, देन 32 ऐड करते ही 87। देखो अब ये जो नंबर है इसको ध्यान से देखो, 2 8 8
18 18 32 ये नंबर आपको पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए याद रखना है। 2 8 8 18 18 32 फिर से बोलो 2 8 8 18 18 32 ये याद हो गया। आपको सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का याद है, हाइड्रोजन का आपको याद है। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 1। तो सबसे पहले आप 2 ऐड करेंगे 3 हो गया, 3 में 8 ऐड करेंगे 11 हो गया, 11 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 19, 19 में 18 ऐड करोगे कितना जाएगा 37, 37 में 18 ऐड करोगे कितना जाएगा 18, ठीक है। 37 में 18 ऐड करोगे कितना जाएगा 55 एंड देन 55 में 32 ऐड करोगे कितना जाएगा 87। ये लो जी एटॉमिक नंबर आपको लर्न हो गए, एटॉमिक नंबर लर्न हो गए। अच्छा लिथियम का बेरिलियम का क्या नंबर होगा, इसका 3 है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका 4, इसका 11 है तो इसका 12, इसका 19 है तो इसका 20, इसका 37 है तो इसका 38, इसका 55 है तो इसका 56, इसका 87 है तो इसका 89। क्लियर है सबको। एटॉमिक नंबर एक आपको सिर्फ आपको हाइड्रोजन का याद रखना है, उसके बाद में आपको नंबर याद रखना है 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32 ऐड करते चले जाओ, नंबर आता चला जाएगा। जो नंबर आएगा उसको लिख दीजिए, उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट्स को आपको पता है। चलिए ये इतनी सारी बातें हो गई। इतनी बात होने के बाद में एस ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है एस ब्लॉक के बारे में वो ये है, एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स। एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 इज कंसीडर्ड एज एल्कली मेटल्स। एस ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मेटल जो होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है कि गेन करने की होती है, लूज करने की होती है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड मेटल्स, दे आर वेरी गुड मेटल्स। तो ये बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। और अगर मेटल्स हैं तो दे हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। वो होते हैं रिड्यूसिंग इन नेचर। क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग इन नेचर होंगे। क्या होंगे, रिड्यूसिंग इन नेचर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जो मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, रिड्यूसिंग। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका नेचर कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा या मुश्किल होगा, इस बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। चलिए तो एस ब्लॉक के बारे में कुछ बातें जान ली हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात कर लेता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s1। हाइड्रोजन का लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1। अच्छा सोडियम की बात कर लेता हूं, 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अब पोटेशियम की बात कर लेते हैं, 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। पोटेशियम के बाद मैं रुबिडियम की बात करूंगा, मैं सीजियम की बात करूंगा, फ्रेंशियम की बात करूंगा। इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते लिखते 5s1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते लिखते 6s1, देन 7s1। देखो मैंने शुरुआत में बताया था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में मैंने कहा था सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद में घूम के आया पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देन अगेन लिथियम के बाद में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन का सोडियम आया। तो जब कुछ टाइम के बाद में आया तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया वो सिमिलर आ रहा है सबके अंदर। देखो S1 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 सिमिलर,
क्योंकि यहाँ S1 है, 1S1 है, यहाँ 2S1 है, 3S1 है, 4S1 है, 5S1 है, 6 है, सिमिलर है, लेकिन S1 सब में है, इसलिए क्या है, सिमिलर है। तो मुझे एक बात पता लगी कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो S1 होगा। क्या होगा, S1। तो इनके लिए मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया। क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट इज general electronic configuration general electronic configuration of S block is NS1 where N equal to N कहां से शुरू होता है, 1 से लेके 7 तक, 1 to 7। ये S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अच्छा, एक बात और दिमाग में आ रही है, जो S ब्लॉक है उसके अंदर दो ही ग्रुप क्यों है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है? आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0, और जो S ऑर्बिटल होता है, जो S सबशेल है, S सबशेल है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो S ऑर्बिटल के अंदर, S सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 2 ग्रुप। P ब्लॉक जो आपने पढ़ा है, P सब शेल जो आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसमें आपने पढ़ा होगा जो P सब शेल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए जो P ब्लॉक आएगा, जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे 6 ग्रुप्स हैं। D ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। डी ब्लॉक, डी सब शेल जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो मेरे पास डी ब्लॉक होगा उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 10 होंगे। क्यों, क्योंकि जो डी सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एफ सब शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो एफ होगा, एफ ब्लॉक होगा, उसके अंदर मैक्सिमम कितने वर्टिकल कॉलम्स होंगे, कितने ग्रुप्स होंगे, ऑब्वियसली 14 होंगे। तो जितना जिस ब्लॉक के अंदर, S ब्लॉक के अंदर, S सब शेल के अंदर, S सब शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए S जो सब शेल S ब्लॉक होता है उसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं। P सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए P ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। D सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए D ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं। F सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए F ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 14 ग्रुप्स होते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। S ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि S ब्लॉक में 2 ग्रुप इसलिए होते हैं क्योंकि S जो सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S ब्लॉक पढ़ लेते हैं। हमने काफी सारी बातें कर ली हैं S ब्लॉक के बारे में, अब इनको रिटर्न में लिख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है S block contain 2 groups, 2 groups। कौन कौन से, जो 2 ग्रुप है वो कौन कौन से, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अब मुझे दूसरी बात जाननी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। S ब्लॉक हैज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration. S block has general electronic configuration that is NS1 to 2 where n equal to 1 to 7 और जो n होगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके 7 तक हो सकती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात, all
elements of S block, all element of S block are metallic in nature, are metals. जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. अगर मेटल्स होते हैं तो क्या होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू lose electron. They have great tendency to lose electron. इतनी बात क्लियर होगी. अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं. They show reducing character, reducing character which increases down the group, which increases down the group, down the group. रिड्यूसिंग करेक्ट होता है वो नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करता चला जाता है. ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए. चलिए थोड़े से और आगे पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं. ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना या रोक के वीडियो को लिख लेना. देन आगे बढ़ते हैं. 5 पॉइंट हम कर चुके हैं. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ गया, मेटेलिक कैरेक्टर आ गया. नेक्स्ट बात ये जाननी है मुझे कि जो एलिमेंट्स हैं अगर वो रिड्यूसिंग इन नेचर हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर हैं, इसके साथ अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो वो आयनिक जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड. एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट बेरिलियम. बेरिलियम को छोड़ दें तो सारे के सारे क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं. अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. कहने का मतलब यह है कि जो मेरे पास एटम है उसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है. इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? निकालना है. सो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल उसमें से उनको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे आयनेशन एनर्जी बोलेंगे. और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनेशन एनर्जी होती है वो कम होती है. नेक्स्ट पॉइंट ये है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट. कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट की एक क्वालिटी और है कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैंने बता दिया कि वो आयनेशन एनर्जी कम है तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. एक बात और है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे इम्पार्ट कलर. वो कलर शो करते हैं जब उनको जलाया जाता है, व्हेन दे बर्न, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं व्हेन दे बर्न दे गिव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर. सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स show particular color when burned in Bunsen flame. जब उनको बंसन फ्लेम में जलाया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर कलर देते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. आई होप आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी. एस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ इतना ही था. मेन बातें आपको याद रखनी है. मेटेलिक होता है, 2 ग्रुप होते हैं, एक अल्कली एक एल्कलाइन. एल्कली मेटल्स के अंदर S1 होता है और एल्कलाइन के अंदर S2 होता है लास्ट में. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS122 वेयर N बिलोंग्स टू 1 से लेके 7 तक. इतनी बातें. आयनेशन एनर्जी कम होती है
तो आयंस को इजीली लूज कर सकते हैं। आयन को इजीली लूज करेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर होंगे, रिड्यूसिंग नेचर होने के साथ साथ में वो सॉफ्ट होंगे, कलर शो करेंगे बंसन फ्लेम में मैग्नीशियम और बेरिलियम को छोड़ के। चलिए एस ब्लॉक हो गया। अब नेक्स्ट इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, these are those elements whose last electron entered in the p subshell। आपने s ऑर्बिटल में s सबशेल में देखा था, जो s ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में आ रहे थे, वैसे ही p ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? p सबशेल में जाएगा। सो p सबशेल p ब्लॉक बना लेता हूं मैं छोटा सा। p ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? p ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? p ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप। क्यों है 6 ग्रुप? क्योंकि जो p सबशेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। यहां तक की बात समझ में आती है? ये सारे हमारे ग्रुप के फैमिली मेंबर्स हैं जो कि हेड ऑफ द फैमिली की तरह काम कर रहा है। जैसे बोरोन फैमिली, इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, नियोन फैमिली। अब मैं बोरोन की बात करता हूं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन में कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एसिटाइन। जो मेरे पास नियोन फैमिली है जिसको नोबल एलिमेंट्स भी बोला जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? उसमें सबसे पहले तो है हीलियम, देन नियोन, देन आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये सारे के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं पी ब्लॉक के अंदर। ओहो, इतने सारे एलिमेंट्स याद कैसे करने? अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं 2 मिनट के अंदर। बोरोन फैमिली को याद करने का इजी तरीका है, बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर। मूवी देखने के लिए गए हैं लड़के और लड़कियां, तो उसको बोलेंगे बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसको ऐसे बोल सकते हैं केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। केमिस्ट्री स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई। केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। देन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एस आएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नया पुराना आज सब बिकेगा। नया पुराना आज सब बिकेगा। इस तरह से आप नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसको कैसे याद रखेंगे? ओ सबसे टीपो, ओ सबसे टीपो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। ये याद हो जाता है हेलोजन, ये तो बहुत कॉमन है। हीना, नीना और करीना की जिनत और रेडॉन से दोस्ती। हीना, नीना और करीना की जिनॉन एंड रेडॉन से दोस्ती। ये इस तरह से याद रखना है। आई होप आपको पी ब्लॉक के बारे में पता लग गया होगा। एलिमेंट्स याद रखने हैं, याद करिए, नहीं याद रखने मत कीजिए। आपको पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बता दी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें मैक्सिमम कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप्स होते हैं। 6 ग्रुप होने के साथ में इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अगर मैं देखता हूं तो जो पी ब्लॉक होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है NS122 देन NP6। लिख देता हूं मैं, चलिए पॉइंट्स लिखते हैं।
इसको डिलीट कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक सिर्फ इतना लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं। पहला है पी ब्लॉक कंटेन 6 ग्रुप्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन 6 ग्रुप। सेकंड बात जो हम करेंगे वो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक contain, P block have general electronic configuration, general electronic configuration NS2 NP1 to 6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP1 to 6, where N belongs to 1 to 7 और N क्या होगा 1 से 7 तक होगा। जनरली कुछ लोग 2 से लिखते हैं क्योंकि हीलियम को वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट मैं 1 से 7 बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए, क्योंकि हीलियम भी पी ब्लॉक का ही पार्ट है। थर्ड बात है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों होते हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन metals, non-metals and metalloids। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं एंड मेटलॉइड्स भी हैं। फोर्थ बात, जैसे ही हम पी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, जो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज करता है। सो when we move left to right in modern periodic table, when we move left to right in modern periodic table, non-metallic character increases। नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब एक और बात, जो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा यानी कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जनरली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी। जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर नॉन मेटल आ गए वो दोनों की प्रॉपर्टी, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोवैलेंट as well as ionic compounds। नेक्स्ट 6th बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोवैलेंट कंपाउंड भी बनते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बनते हैं। इनका जो आयनेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक से ज्यादा होती है। दे हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई आयनेशन एनर्जी देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, और उधर लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होते हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। P block elements show oxidizing character। P block elements oxidizing character भी शो करते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, 8 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं,
लिखना चाहो तो कुछ एक और पॉइंट और लिख लेना। चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के बारे में एक जो पॉइंट लिखोगे वो ये लिखोगे कि नहीं ठीक है 7 पॉइंट बहुत है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई आपको। पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन 6 ग्रुप, इसके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो मेटल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। पी ब्लॉक के पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट शो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, वो क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब शेल में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये टिपिकल मेटल्स होते हैं। टिपिकल मेटल्स मतलब जो हम बचपन में मेटल्स पढ़ते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज मेलेबल है, डक्टाइल है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर? उसके नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे डी ब्लॉक के अंदर? डी ब्लॉक के अंदर होंगे 10 ग्रुप्स। क्यों 10 ग्रुप्स होंगे? इसका रीजन ये है क्योंकि डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक कंटेन 10 ग्रुप्स, contain 10 groups. Second, D block have journal electronic configuration, journal electronic configuration. D block का journal electronic configuration क्या होता है? n-1 D 1 to 10 and S 0 to 2 where n is equal to 4 to 7. जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें n की जो वैल्यू होती है वो 4 से लेके 7 तक होती है। यानी कि उसके पास 4th पीरियड होता है, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। 4 पीरियड होते हैं डी ब्लॉक के अंदर। कितने पीरियड्स होते हैं? 4। कौन कौन से? 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात ये है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक elements are generally known as transition elements. Transition elements because almost all elements have partially filled orbital, partially filled orbital. जो डी ऑर्बिटल होता है ना, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल लिख लो, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है ना वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में आता है। कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं होता डी ऑर्बिटल। होता है कुछ केसेस में होता है लेकिन ऑलमोस्ट, मैंने इसलिए लिखा है ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, लगभग सारे एलिमेंट्स में जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। कुछ एलिमेंट्स में कंप्लीटली फिल्ड भी होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं या मरकरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन एलिमेंट और भी हैं कई सारे एलिमेंट जिनमें कंप्लीटली फिल्ड होता है। नेक्स्ट बात, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स की होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स have higher ionization enthalpy than S block, but lower than P block elements. S से ज्यादा होती है और P से कम होती है P block elements। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं
वो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जनरली वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। मैंने आपको ये बता दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, all elements which have d block elements generally known as transition elements, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे आर टिपिकल मेटल्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल, टिपिकल मेटल्स। टिपिकल मेटल्स का मतलब क्या है? टिपिकल मेटल्स का मतलब यह है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती है मेटल्स की, जो आपने बचपन में पढ़े हैं मेटेलिक कंपाउंड्स, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस। तो कुछ और पॉइंट्स कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स are hard, brittle and hard, brittle, ductile and malleable। डक्टाइल का मतलब होता है ऐसे खींचो और पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। मैलेबल का मतलब होता है ऐसे पीट पीट के शीट्स में कन्वर्ट कर लो, बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर लो। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में नेक्स्ट बात है, दे आर good conductor of heat and electricity। they are good conductor of heat and electricity। यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इजीली हीट मूव कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में हमें पढ़ना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पहली बात क्या करेंगे हम? एफ ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? 14 ग्रुप्स होते हैं। 14 ग्रुप्स क्यों होते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर, एफ सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। F block contain 14 groups। कितने ग्रुप्स? 14 ग्रुप्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ P block element, F block element, F block elements n minus 2 f 1 to 14 ns 0 to 2 np 1 to 2 ns 0 to 2 ns2। ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है। एफ ब्लॉक में आपको याद रखना है कि ns2 n-2 f1 to 14 np 1 to 2 और ns2। क्लियर है? इससे आगे की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। कैसे कंपाउंड्स बना रहे होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, complex compounds which are paramagnetic in nature, which are generally paramagnetic in nature। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक का मतलब है जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड रह जाता है, एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रह जाता है। तो
तो उन्हें बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाए तो उन्हें पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। दे शो कलर, दे शो कलर, जितने भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर 2 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं? 2 पीरियड्स होते हैं। तो यहां पे लिख लेना n इज इक्वल टू 6 7, n इक्वल टू 6 and 7। F block contain 2 periods called lanthanides and actinides, और दो पीरियड्स को क्या बोला जाता है? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। चलिए नेक्स्ट बात, जो एक्टिनाइड्स होते हैं ना उनके एलिमेंट जनरली रेडियोएक्टिव इन नेचर होते हैं। मोस्टली elements of actinides are radioactive in nature। कैसे होते हैं? रेडियोएक्टिव इन नेचर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद में 2 डिसएडवांटेज भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। वो ये है कि एक तो वो कभी भी जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो एल्कली मेटल से भी डिसेंबल कर रहा होता है और हैलोजन से भी डिसेंबल कर रहा होता है। सो एनालिसिस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन पोजीशन या एनालिसिस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरी जो बात है वो एफ ब्लॉक को लेकर आती है कि जो एफ ब्लॉक है उसकी जो पोजीशन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो मेन बॉडी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे बनाया गया है एफ ब्लॉक। सो आज आपको मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको सारा समझ में आ गया होगा अच्छे से आने के बाद में आप घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मतलब घर पे रहकर ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 4th वीडियो में। तब तक घर पे बैठ के पढ़िए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।